पोलियो वैक्सीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये दो फॉर्म में होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसे आजकल हम FIPV के नाम से भी जानते हैं, मतलब फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो साक साहब ने इनको बनाया था, वैज्ञानिक का नाम है साक, तो इन्हें सॉक्स इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नाम भी दिया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, क्या क्या है इसके पास। तो पोलियो वायरस जो है उसके 3 टाइप होते हैं, जिनमें से टाइप 1 की 40 यूनिट, टाइप 2 की 8 यूनिट एंड टाइप 3 जो है उसका डी एंटीजन के 32 यूनिट, 32 यूनिट। इस तरह का एंटीजन कंपोनेंट है इसके अंदर। फिर ट्रेस अमाउंट में हम लाते हैं फॉर्मल्डिहाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड पॉलीमिक्सिन बी। ये जो एंटीबायोटिक इसमें मिलाए गए हैं, ये मिलाए गए हैं जिससे कि इसमें कोई ग्रोथ, बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ना हो, यानी कि किसी भी पैरासाइट की ग्रोथ को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक यहाँ पर में मिलाए गए हैं। खास बात इसकी है कि इसमें एडजुवेंट नहीं मिलाया जाता, किसी भी तरह का कोई एडजुवेंट नहीं है। एडजुवेंट पे मैं बात करूँगा फिर कभी, क्या होते हैं एडजुवेंट। अभी तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस वैक्सीन में एडजुवेंट नहीं है। अगर हम बात करें डोजेज की, तो अगर IPV की बात करें, इंजेक्टेबल की ही बात करें, तो लगता है 0.5 ml। आज के दौर में लगता है फ्रैक्शनल IPV, वो जो कि लगता है 0.1 ml। तो क्या ज़रूरत पड़ गई IPV से शिफ्ट होने की FIPV तरफ, ये भी मैं कभी डिटेल में बात करूँगा। अभी हाल फिलहाल तो मैं ये देख लेता हूँ कि रूट क्या है दोनों के। तो अगर हम IPV की बात करें तो होता है IM, और अगर हम FIPV की बात करें, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की बात करें, तो ये होता है इंट्राडर्मल। अगर हम बात करें साइट की, तो FIPV है वो लगता है राइट डेल्टॉइड पे। देखिए जो आपका BCG है वो लगता है लेफ्ट डेल्टॉइड पे, वो भी इंट्राडर्मल होता है। और ये जो है FIPV, ये लगता है राइट डेल्टॉइड पे, BCG लगता है लेफ्ट डेल्टॉइड पे, FIPV लगता है राइट डेल्टॉइड पे। तो दोनों ही होते हैं इंट्राडर्मल। डोज भी सेम होती है 0.1 ml। BCG के फॉर्म में अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में, शुरुआत के 1 मंथ तक अगर हमको देना है तो होती है 0.05, और 1 मंथ से 1 साल तक 0.1 ml। FIPV की बात करें तो हमेशा 0.1 ml इंट्राडर्मली ओवर राइट डेल्टॉइड। अभी थोड़ा सा मुद्दा उठा है तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ गई IPV से FIV तरफ शिफ्ट होने की। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर में देखी जाएगी भाई साहब। FIPV के 2 डोज हैं, ड्यूरेशन देखिए आप 6 और 14 वीक, जबकि IPV आपके 3 डोज में लगता था। तो अगर हम IPV की बात करें, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की बात करें, तो 3 डोज यानी कि 1.5 ml, टोटल ड्रग कंज्यूम हुई 1.5 ml। और अगर हम FIPV की बात करें तो टोटल ड्रग जो कंज्यूम हुई वो हुई 0.2 ml। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। अगर हम हिंदुस्तान जैसे एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देश की बात करें तो वहाँ पर ये पर पर्सन 1.3 ml की बचत करता है, ये वाला रूट इंट्राडर्मल। तो इसलिए इस शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ गई, IPV से FIPV की शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ी। अगर हम बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क करता है भाई साहब ह्यूमोरल एंटीबॉडी, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो सर्कुलेट होती हैं, जो ब्लड में बनती हैं। एक होती है लोकल एंटीबॉडी, जो कि जैसे कि आपकी गट के अंदर रहती हैं, तो वो लोकल एंटीबॉडी हो गई। कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, घूमती रहती हैं, उन्हें बोलते हैं ह्यूमोरल, मतलब प्लाज्मा। ह्यूमरल मतलब प्लाज्मा। ऐसी एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में रहेंगी तो घूमती रहेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं IgM है, IgG है और IgA है ना, ये एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन डे नॉट इंड्यूस इंटेस्टाइनल और लोकल एंटीबॉडी, इम्यूनिटी जो लोकली होना चाहिए उसको प्रोड्यूस या उसको इंड्यूस नहीं करा पाएगी। ये कौन सी, IPV या FIPV, दोनों की बात होगी। फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी
इंटेस्टाइनल या लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो पर्सन है जिसको हमने इम्यूनाइज किया है वो खुद तो पोलियो से बच जाएगा, लेकिन वो कम्युनिटी को नहीं बचा पाएगा। अगर उसके अंदर वायरस है तो वो उसके गट में प्रोलिफरेट होता रहेगा और स्प्रेड होता रहेगा। यानी कि एक पर्सन को तो हम बचा सकते हैं, बट उसका जो स्प्रेड है वायरस का उसे नहीं रोक सकते। इसीलिए ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन साथ में देते हैं, इसीलिए जिससे कि लोकल इम्यूनिटी भी इंड्यूस हो और सर्कुलर दोनों ही इम्यूनिटी साथ में इंड्यूस हो। तो अगली लाइन यही है कि इंडिविजुअल को ये प्रोटेक्ट करती है, व्हाट नॉट यूजुअल फॉर कम्युनिटी। सीधी सी बात है कि वाइल्ड वायरस को जब आप मल्टीप्लाई होने दे रहे हो गट में, तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है अदर्स के लिए, दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा। क्योंकि जो आपका पोलियो का जो स्प्रेड का तरीका, मोड ऑफ स्प्रेड है, वो फीकोरल होता है। ऑलमोस्ट केसेस में फीकोरल तरीके से ही ये स्प्रेड होता है। फीसेस में वायरस रुकेगा, फिर इंजेस्ट करेगा कोई पर्सन इसको, तो उसको पोलियो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि FIV का कोई भी या IPV इंजेक्टेबल पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है, IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है ना, इसका कोई भी सीरियस एडवर्स रिएक्शन नहीं है। कुछ एक छोड़ दो आप, एक्सेप्ट में क्या है भाई साहब, देख लेते हैं कौन सी रिस्क होंगी इसमें। जैसे लोकल एरिथमिया हो सकता है, ये रहा एरिथमिया, लोकल एरिथमिया, ये रेडनेस हो जाएगी लोकल एरिथमिया, 0.5 से लेकर 1% तक देखा गया है। इंड्यूरेशन हो सकता है, इंड्यूरेशन का पिक ये रहा है, इंड्यूरेशन थिकनेस टाइप की हो जाती है, हल्की हल्की, ठीक है, बाहर से जाते हैं रेड। और तीसरा हो सकता है टेंडरनेस, दर्द। ये तो हर वैक्सीन में हो सकता है दर्द, किसी में कम किसी में ज़्यादा। DPT में सबसे ज़्यादा होता है टेंडरनेस, फीवर। बात करेंगे कभी DPT में क्यों होता है। एडवांटेज देख लेते हैं इसके, क्या है एडवांटेज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि किसी को एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं। तो ये सेफ़ है। पर्सन विद इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज जैसे कि HIV, कैंसर, उनको हम दे सकते हैं। पर्सन अंडरगोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड रेडियोथेरेपी, इसमें हम दे सकते हैं। अगर कोई बंदा है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी पे है, मतलब इम्यूनो सप्रेशन वाली कंडीशन में है वो, इम्यूनो सप्रेसेंट की कंडीशन में है वो, तो उसको हम दे सकते हैं। और 50 साल से ऊपर के लोगों को, क्योंकि 50 ईयर से ऊपर ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होती है, तो ऐसे लोगों को भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। इसके बाद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा खतरा होता है कि अगर इम्यूनिटी कम है तो वो वैक्सीन जो हम दे रहे हैं, अमुक वैक्सीन, कोई सा वैक्सीन जिसमें कि वायरस अगर कोई भी उसका पार्ट जीवित रह गया या थोड़ा शक्तिशाली रह गया, तो वो उस डिसीज को भी क्रिएट कर सकता है। ये किसी वैक्सीन के साथ ये एक संबंधित दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? एपिडेमिक में नहीं दे सकते इसे, क्यों? सूटेबल नहीं है। दो डोज लगते हैं इसके, 2 डोजेज चाहिए हैं इसके, जब ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करा पाएगा। 2 डोज चाहिए। इम्यूनिटी इज नॉट रैपिडली अचीव्ड, क्यों? क्योंकि 2 डोज चाहिए हैं। पहला डोज लगेगा, फिर दूसरा डोज लगेगा, 1 महीना तो उसी में बीत जाएगा, लगभग 2 महीने, 6 से 14 वीक पे, है ना, 2 महीने। तो 2 महीने तक तो एपिडेमिक आके और खेल करके चला जाएगा अपना। इसके बाद दूसरा इसमें केस बनता है कि इंजेक्शंस आर टू बी अवॉइड ड्यूरिंग एपिडेमिक, क्योंकि पैरालिसिस करा सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं पैरालिसिस को, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। ओके, सो